नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे आइडिया की कहानी में चलते हैं। एक ऐसा आइडिया जिसने बड़े बड़े साम्राज्य गिरा दिए, नए नए देश बना डाले और कह सकते हैं कि दुनिया का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और वो आइडिया है राष्ट्रवाद। तो इसकी शुरुआत होती है एक सपने से। जरा इस तस्वीर को देखिए। साल था 1848 और एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सरियू ने यूरोप के भविष्य की एक कल्पना की। एक ऐसी दुनिया जहां सारे देश, सारे राष्ट्र एक साथ हैं। औरत मर्द सब मिलकर आजादी की इस मशाल के नीचे एक हो रहे हैं। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी, ये तो भाईचारे का एक कमाल का सपना था। जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी, ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया था जो सब कुछ बदलने वाला था। ये सपना था नेशन स्टेट्स का, मतलब ऐसे देश जहां राजा महाराजा नहीं बल्कि आम नागरिक, जनता ही सबसे ऊपर हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई, एक पूरा महाद्वीप जो साम्राज्यों में बटा हुआ था, वो राष्ट्रों की दुनिया में कैसे बदल सकता था? एक सपना हकीकत कैसे बना? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस सपने को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उस पुरानी दुनिया को देखना होगा, उस हकीकत को जिसे ये सपना बदलना चाहता था। सोचिए जरा, उस वक्त 18वीं सदी में आज के जर्मनी या इटली जैसे देश थे ही नहीं। यूरोप तो बड़े बड़े साम्राज्यों का एक, कह सकते हैं, पैचवर्क था। जैसे हैब्सबर्ग एम्पायर को ले लीजिए, उसके नीचे अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग कल्चर के लोग, सब एक ही राजा के अंडर रहते थे। और यहाँ पे जो सबसे जरूरी बात है समझने वाली, वो ये है कि लोगों की जो वफादारी थी वो किसी देश या राष्ट्र के लिए नहीं थी। नहीं, वो तो अपने राजा या उसके खानदान के लिए वफादार थे। अपने जैसे दूसरे नागरिकों के लिए कोई फीलिंग नहीं थी। और फिर हुई फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसने इस पूरे पुराने सिस्टम को तोड़ कर रख दिया। इसने दुनिया को दो नए और बहुत ही क्रांतिकारी शब्द दिए, ला पात्री यानी पितृभूमि और ले सित्वय यानी नागरिक। मतलब अब असली पावर राजा के हाथ से निकलकर हम सब नागरिकों के हाथ में आ गई थी। फिर आया नेपोलियन, और उसने जो किया वो बड़ा दिलचस्प था। एक तरफ तो उसकी सेनाएं जहां जहां गईं वो क्रांति के आइडियाज जैसे बराबरी का कानून साथ ले गईं, लेकिन दूसरी तरफ जिन इलाकों पर उसने कब्जा किया वहां के लोगों में अपने देश के लिए एक नई भावना जागी, एक राष्ट्रीय प्रतिरोध की भावना। और बस यहीं से आने वाले कई दशकों के संघर्ष की जमीन तैयार हो गई। अब देखिए, ये राष्ट्रवाद का आइडिया सिर्फ लड़ाइयों और सेनाओं से नहीं फैला। असल में ये तो आर्ट, कल्चर और भाषा के जरिए लोगों के दिलों और दिमाग तक पहुंचा था। उस दौर में एक नया कल्चरल मूवमेंट शुरू हुआ, रोमांटिसिज्म। इसमें योहान गॉटफ्रीड हर्डर जैसे थिंकर्स ने कहा कि किसी भी देश की असली आत्मा, उसकी फोक्सकाइस्ट, वो राजा के महलों में नहीं मिलती, वो तो आम लोगों के लोक गीतों, उनकी कहानियों, उनके डांस में बसती है। मतलब अब एक नेशन सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, वो एक सांझी संस्कृति, एक कॉमन कल्चर था। और ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने क्या खूब कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। और ये बात बिल्कुल सही थी। जो पुरानी ताकतें थीं वो चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, फ्रांस से जो क्रांति और राष्ट्रवाद की चिंगारी निकली थी वो अब पूरे यूरोप में फैल चुकी थी। उसे रोकना अब नामुमकिन था। और अपनी एक पहचान बनाने के ये तरीके बहुत पावरफुल थे। सोचिए, ब्रदर्स ग्रिम ने लोक कथाएं इकट्ठी की और लोगों को एक साझा इतिहास दिया। पोलैंड में पोलिश भाषा बोलना रशियन कब्जे के खिलाफ एक हथियार बन गया। ये साझा कल्चर ही लोगों को एहसास दिला रहा था कि अरे, हम सिर्फ किसी राजा की प्रजा नहीं हैं, हम सब मिलकर एक राष्ट्र हैं। लेकिन देश या राष्ट्र तो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है ना? उसे रियल कैसे बनाया जाए? तो आर्टिस्ट ने उसे एक इंसानी चेहरा दे दिया। उन्होंने राष्ट्र को एक महिला के रूप में दिखाना शुरू किया, जैसे फ्रांस के लिए मारियान या जर्मनी के लिए जर्मेनिया। और इन तस्वीरों की अपनी एक भाषा थी, अपने सिंबल्स थे, जैसे टूटी हुई जंजीरें मतलब आजादी, बलूत के पत्तों का मुकुट मतलब बहादुरी, तलवार लड़ने के लिए तैयारी। इन सिंबल्स ने राष्ट्र के आइडिया को एक ऐसी शक्ल दी, एक ऐसा इमोशन दिया जिसे हर कोई आसानी से समझ सकता था। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। जो 1848 के आदर्शवादी सपने थे ना, उनकी जगह अब ले रही थी पावर पॉलिटिक्स की कठोर हकीकत। एक ऐसी नीति
जिसे कहा गया ब्लड एंड आयरन, यानी रक्त और लौ। हुआ ये कि 1848 की जो लिबरल क्रांतियां थीं वो फेल हो गईं, तो अब जो कंजर्वेटिव लीडर्स थे उन्होंने राष्ट्रवाद के आइडिया को खुद ही अपना लिया। लेकिन क्यों? ताकि वो पावरफुल यूनिफाइड देश बना सकें। अब क्रांति नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से हो रही थी। जर्मनी के एकीकरण को ही देख लीजिए। इसे लीड किया प्रशिया के मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क ने, और उसने साफ साफ कह दिया था कि देश भाषणों से नहीं बल्कि खून और लोहे से बनेगा। उसने 7 साल में 3 बड़ी लड़ाइयां लड़ी और 1871 में जर्मन एम्पायर का ऐलान कर दिया। राष्ट्रवाद अब एक सरकारी हथियार बन चुका था। वहीं दूसरी तरफ इटली का मामला थोड़ा अलग था। वहां का एकीकरण जर्मनी की तरह सिर्फ एक आदमी ने नहीं किया। वो तो मेज़िनी के आदर्शवाद, केवुर की चालाक डिप्लोमेसी और गैरिबाल्डी की पॉपुलर क्रांति, इन सब का एक मिक्सचर था। और ये बदलाव कितना बड़ा था इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 1858 में जहां 7 अलग अलग राज्य थे, वहीं 1870 तक आते आते वो सब मिलकर एक राष्ट्र बन चुके थे, इटली। सिर्फ एक दशक में। कमाल है ना? पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि अब एक और ज्यादा गहरा मोड़ आता है, क्योंकि राष्ट्रवाद का जो सपना था ना, उसका एक अंधेरा, एक स्याह पक्ष भी था। हुआ ये कि 19वीं सदी के आखिर तक आते आते एकता का ये सपना पूरी तरह बदल चुका था। अब राष्ट्रवाद इंपीरियल कंपटीशन, यानी साम्राज्यवादी होड़ और दुश्मनी का एक जरिया बन गया। जो शुरुआत में भाईचारे की बात थी, अब वो हम बनाम वो की लड़ाई बन गई। और इसका सबसे खतरनाक उदाहरण था बाल्कन का इलाका। इसे यूरोप का बारूद का ढेर कहा जाता था। यहाँ बहुत सारी अलग अलग जातियां रहती थीं, सर्ब, क्रोएट्स, बल्गेरियन, ग्रीक और भी कई। राष्ट्रवाद के इस नए आक्रामक रूप ने यहाँ एक ऐसा विस्फोटक माहौल बना दिया था जहाँ हर देश अपने पड़ोसी की जमीन हड़प कर बड़ा होना चाहता था। और जैसा कि होता है, बारूद का ढेर ज्यादा देर तक शांत नहीं रह सकता। आखिरकार साल 1914 में एक चिंगारी ने इस ढेर में आग लगा दी। ये जो राष्ट्रीयवादी दुश्मनी थी, ये अपने चरम पर पहुंच गई और इसने पूरी दुनिया को पहले विश्व युद्ध की भयानक तबाही में धकेल दिया। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आखिर राष्ट्रवाद है क्या? लोगों को आजादी दिलाने वाली एक ताकत, या फिर दुनिया को लड़ाई की आग में झोंकने वाला एक रास्ता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी उतना ही जरूरी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।